अस्सलाम, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स में लास्ट टाइम हमने किए थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सवालात। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको कुछ अलग अलग तरह के सवालात कराऊंगा जो पास पेपर्स में बड़े मशहूर हैं और बच्चों में इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि वो सवालात मुश्किल समझे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेनी टाइम्स जब ऐसे एमसीक्यूज आए हुए जहाँ पे आपको पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है और ऑब्जेक्ट्स लटके हुए हैं, और ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको ये वाले सवालात आज दो तीन तरह के कराने जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा देखें, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, हम इस क्वेश्चन से कहानी शुरू करेंगे और इस तरह के कई सारे सवालात हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 में देखें क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास है कैपिटल एम और एक का मास है स्मॉल एम, और ये दोनों ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग किसके ऊपर से पास हो रही है? ये स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास हो रही है। और फिर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की वैल्यू है जी। कह रहे हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। अच्छा नोट करें, इन्होंने एरोज बनाए में। जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बड़े वाले ब्लॉक का मास है कैपिटल एम। बड़ा वाला ब्लॉक कहां जा रहा है? बड़ा वाला ब्लॉक देखा जा सकता है, वो नीचे जा रहा है। आपको पता है जितनी एक्सेलरेशन से बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से छोटा वाला ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अच्छा, इस सवाल को करने का एक बहुत ही छोटा तरीका है, लेकिन उस छोटे तरीके में एक प्रॉब्लम है। समटाइम्स होता है ना, कुछ शॉर्टकट्स काफी महंगे पड़ जाते हैं। ये शॉर्टकट भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं सवाल का आपको शॉर्टकट करवा भी दूं, आपको बता भी दूं, तो आपको प्रॉब्लम पता है क्या होगा? उस शॉर्टकट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं ना, उनमें हर तरह का एक शॉर्टकट है, लेकिन क्या ये अक्लमंदी है कि मैं आपको हर सवाल के लिए एक अलग तरह का शॉर्टकट याद दिलाऊं? अब बच्चा क्या करता है, हर सवाल के लिए अगर अलग ट्रिक याद करोगे, पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जिसकी तुम्हें ट्रिक नहीं पता, फिर क्या करोगे? तो मैं ऐसे सवालों को करवाने में मैं क्या करता हूं पता है, मैं आपको बजाय कोई शॉर्टकट पढ़ाने के थोड़ा लंबा मेथड सिखाऊंगा। लेकिन उस लंबे मेथड को सिखाने के बाद मेरा आपसे एक वादा है, आप कभी भी सवाल करते हुए गलती नहीं कर सकेंगे। ये आई प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं इसको लंबे तरीके से मगर प्रॉपर तरीके से, सुनिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, एक्सेलरेशन निकालनी है ना। एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ तभी होती है जब उसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स होती है। पहले मैं आपसे इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, बड़े वाले मास की। आप मुझे एक बात बताओ, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? वेयर द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्ट? जाहिर है आप मुझे बोलेंगे सर वेट नीचे एक्ट करेगा। फिर मैं पूछूंगा बेटा इस ऑब्जेक्ट की टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? टेंशन। और टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? टेंशन ऊपर एक्ट करेगी, ये भी आपको पता है। आप ये बात जानते हैं कि ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है, इसका मतलब कौन सी वाली फोर्स ज्यादा है? वेट ज्यादा है, तभी तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए डब्ल्यू और टी को प्लस करेंगे या माइनस? जल्दी से चैट पे जवाब दें। डब्ल्यू और टी का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, आप डब्ल्यू और टी को प्लस करेंगे या माइनस? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, आप डब्ल्यू और टी को माइनस करेंगे और इसका रीजन है क्योंकि डब्ल्यू और टी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए, मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता आपने डब्ल्यू माइनस टी ही करना है, आप टी माइनस डब्ल्यू भी कर सकते थे। बेटा मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे वेट बड़ा है और टेंशन छोटा है, तो इसलिए मैंने वेट में से टेंशन को माइनस किया। ये बात समझ आ गई? अच्छा, हर बच्चा जानता है डब्ल्यू किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। आप नोट करें, मैंने कैपिटल एम लिखा है। कैपिटल एम क्यों लिखा है? कैपिटल एम इसलिए लिखा है क्योंकि उसका मास ही कैपिटल एम है। और एफ की जगह देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ की जगह मैं लिख रहा हूँ एम ए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है एम ए के। कैसा? अच्छा, अब एक मिनट के लिए इस वाले छोटे वाले ऑब्जेक्ट पर आए। इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ कर रहा है? छोटे वाले ऑब्जेक्ट का वेट नीचे एक्ट कर रहा है। और इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए भी आप माइनस करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आप किसमें से किसको माइनस करेंगे? आप डब्ल्यू माइनस टी करेंगे या टी माइनस डब्ल्यू? चैट पे जवाब आया हम टी माइनस डब्ल्यू करेंगे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन है ना, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, ये जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है। ऊपर जाने का मतलब यही है कि टेंशन वाली फोर्स ज्यादा है और डब्ल्यू वाली फोर्स कम है। तो आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या मैं एफ की जगह एम ए और डब्ल्यू की जगह एम जी लिख सकता हूँ? यस आई कैन। स्मॉल एम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। अब देखो मेरे सामने दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन ये रही,
जो कि मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, और इक्वेशन ये रही जो कि मैंने राइट साइड पे लिखी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक बात और नोट करो, इन्होंने जो चार ऑप्शंस दिए मुझे नीचे, ए बी सी डी, ये जो चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में टेंशन आ ही नहीं रहा। टेंशन किसी भी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब टेंशन इक्वेशन से हट जाएगा। जब एक्सेलरेशन की मैं इक्वेशन बनाऊंगा, टेंशन उसमें से हट जाएगा। एक काम करता हूं बहुत सिंपल सा, पता है क्या, मैं टेंशन को ना किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्जेक्ट बना लेता हूं। इस इक्वेशन में ना टेंशन को सब्जेक्ट बनाऊं। ये जो लेफ्ट वाली इक्वेशन है, ये माइनस टी यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस टी, तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। व्हाट डू यू से? क्या किया ये मैंने लेफ्ट साइड इक्वेशन में टेंशन को सब्जेक्ट बना लिया। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, वेरी गुड। आप टेंशन की ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ एम जी माइनस एम ए को। चेक दिस, एम ए इज इक्वल टू, अंदर आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, और बाहर लिखा है माइनस एम जी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या बन जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी। अब देखें अकलमंदी किसमें, अकलमंदी इसमें है कि आप ए वाली टर्म्स को एक जगह कर लें। ये माइनस एम ए यहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एम ए वहां जाकर प्लस एम ए हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एम जी माइनस एम ए, हाँ देखा, ये कैपिटल एम ए था, ये कैपिटल एम ए था, और यहाँ पे भी मुझे कैपिटल एम ए लिखा हुआ था। एम जी माइनस एम ए, अब सही है ना। अब देखें, जब ये माइनस एम ए वहां जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एम ए, और राइट साइड पर बच जाएगा एम जी माइनस एम जी। अब आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? आप लेफ्ट साइड पे काम कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे ना ए कॉमन ले लें। अगर आपने लेफ्ट साइड पर ए कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा एम प्लस कैपिटल एम। और राइट साइड पर अगर आप जी कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अब जब आप ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और बाहर बच जाएगा जी। और मेरा सही जवाब क्या आ रहा है, आप बताएं। व्हाट शुड आई मार्क, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा? क्या आंसर लगाऊं, ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं? जल्दी बताएं। आपके सामने पूरा सोल्यूशन किया मैंने। वेरी गुड, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। अब देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स इसकी शॉर्ट टेक्निक बताते हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। हर सवाल की शॉर्ट टेक्निक अलग है यार। आप परेशान हो जाओगे कि यहाँ पे ये वाली चीज करनी थी, वहां पे वो वाली चीज करनी थी, बजाय इसके कि आप ये लंबा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अच्छा, आपको ये लंबा लग रहा है, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये लंबा है नहीं। अभी आप पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में। अभी आप इसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आप करोगे ना, आपका हाथ बहुत तेज हो जाएगा इस सवाल। बात समझ आ रही है? तो पहले तो मुझे बताओ, ये सवाल समझ आया? और अगर ये सवाल समझ आ गया तो एक थम्स अप दे दो। यहाँ पर मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपल मैथ्स किया है यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन जैसा ही ना मैं आपको दो तीन सवाल और करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम पहले करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बिल्कुल वैसे ही पुली के स्टाइल का क्वेश्चन है, इसमें भी टेंशन का कॉन्सेप्ट है। एक बार इस सवाल को हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो हमसे हो ही जाएगा, ठीक है? लिखा हुआ एक बॉक्स है, बॉक्स का मास है 8 kg, जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है एक टेबल पे। लिखा हुआ है अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द बॉक्स विच पासेस ओवर अ स्मूथ पुली एंड सपोर्ट्स अ 2 kg मास एट द अदर एंड। वही वाली बात है, कह रहे व्हेन द बॉक्स इज रिलीज्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 6 Newton एक्ट्स ऑन इट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स? आपको बॉक्स की क्या निकालनी है? आपको बॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है। अब इस सवाल को आप कैसे करोगे? देखो बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, बच्चों वाले तरीके से हो जाएगा। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? वेट एक्ट कर रहा है नीचे। अच्छा, वेट निकालते कैसे हैं ये बताओ। वेट निकालते हैं एम जी। एम जी का मतलब समझते हो, 2 × 9.81, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास 2 है ना बेटा। तो 2 × 9.81, वेट कितना आ रहा है, 19.6 इसका वेट आ रहा है। तो वेट कहाँ एक्ट कर रहा है बताओ, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। आप बताओ इस ऑब्जेक्ट की टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, टेंशन ऊपर एक्ट करेगी। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे सर? बहुत आसान है, रिजल्टेंट हम माइनस करके निकालेंगे। माइनस क्यों करोगे सर? माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब आप मुझे बताओ, मैं टी माइनस डब्ल्यू करूं या डब्ल्यू माइनस टी? जल्दी से बताओ।
टी माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू माइनस टी। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा ना तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाने का मतलब ये हुआ आई विल डू एफ इज इक्वल टू 19.6 माइनस टी। ठीक है, 19.6 माइनस टी। और एफ किसके बराबर होता है? एफ बराबर होता है एम ए। तो देखो एम ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 ए। 2 ए इज इक्वल टू 19.6 माइनस टी। अच्छा, जब मैं 2 ए लिखता हूँ ना, बच्चा परेशान होता है, सर एफ की जगह एम ए आना था, 2 ए कैसे आ गया? अरे मेरे बच्चों, एम कितना है? एम 2 ही तो है। एम ए लिखो या 2 ए लिखो, बात एक ही नहीं है। एम की वैल्यू क्या है आप बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम की वैल्यू 2 है ना, तो एम ए बोलो 2 ए बोलो, बात एक ही है। अब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ो, अब यहां पर आओ जरा, एक मिनट इस ऑब्जेक्ट की बात करो। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है। इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल सरफेस रिएक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है? सर वो तो ऊपर एक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राइट साइड पर टेंशन है और लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन है। देखो चार चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तुम बताओ इन चार में से कौन सी दो फोर्सेस तो एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर देंगी? कौन सी फोर्सेस कैंसिल कर देंगी, जल्दी से बताओ। यस, वेट और आर एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे। तो आप एक काम करो, वेट और आर को तो हटा दो। अब बचा क्या क्या आपके पास? एक बच गया टेंशन और एक बच गया 6 न्यूटन की फ्रिक्शन। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए जाहिर है आप माइनस करोगे। तो इक्वेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू T-6। सर आपने T-6 क्यों किया? क्योंकि टेंशन ज्यादा है, ऑब्जेक्ट राइट साइड पर जाएगा। ये जो बॉक्स है, ये जो ब्लॉक है, जो भी है, ये राइट साइड पर मूव करेगा ना। सिंपल। अब एफ किसके बराबर होता है? एफ बराबर होता है एम ए के। एम ए की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया, एम ए की जगह मैंने 8 ए लिख दिया। अच्छा, जब मैं एम ए की जगह 8 ए लिख देता हूं, बच्चा परेशान, सर 8 ए कहां से आ गया? अरे मास 8 था बेटा, तो 8 इंटू 8 ए। अब एक काम करो, बिल्कुल वही सीन करो यहां पर भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस इक्वेशन में ना ये -6 को वहां भेजो, ये बन जाएगा 8a+6 इज इक्वल टू टी। टी को बनाओ सब्जेक्ट, और जब टी सब्जेक्ट बन जाए 8a+6, इस टी को पुट कर दो मेरे बच्चों यहां पे। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 19.6 माइनस 8a। अच्छा इतनी मैथ्स तो आपको भी आती है कि -8a वाली टर्म वहां चली जाएगी। तो ये बन जाएगा 2a+8a, यानी 10a इज इक्वल टू 19.6, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19.6 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.96। तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा। इतना सिंपल सवाल। 1.96, तो बेटा 2 आ रहा है, 2 के करीब आ रहा है। मैंने कोई गलती तो नहीं की, सब सही कर रहा हूँ। आर और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना बेटा। ठीक है, मैंने कोई गलती की है मुझे लग रहा है। 8a+6 था, ओहो सॉरी यार। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। टेंशन की जगह लिखना था 8a+6, मैंने सिर्फ 8a लिख के कैलकुलेशन कर दी, हद हो गई। टेंशन की जगह लिखना था 8a+6। तो 2a इज इक्वल टू 19.6 -8a, ब्रैकेट खोल दो। जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर -6 हो जाएगा। अब सही है ना? अब ये -8a को यहाँ भेजो, तो -8a वहां जाके ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10a, और यहां बच जाएगा 19.6 -6, 13.6। तो एक आंसर आ जाएगा 13.6/10, यानी कि 1.36। अब 1.36 सबसे क्लोज किससे? सबसे क्लोज है 1.4 से, तो ए इज द राइट आंसर, अल्फा। कैसा? अब बताओ, ये सवाल मुश्किल था? कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने सिंपल सी मैथ्स की है, यहाँ पे दोनों की इक्वेशंस बनाई, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। मुश्किल था? अभी अरीबा ने पूछा सर यहाँ पे आर और डब्ल्यू की क्या एक्सप्लेनेशन है? बेटा देखो, डब्ल्यू वेट है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है। आर क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स को ऊपर एक्ट कर रही है। वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गए। बचा T और 6। T और 6 का रिजल्टेंट निकालने के लिए तुमने दोनों को माइनस कर लिया, T-6, सिंपल। समझ आ गया तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे चलूं। गुड।
और सवाल करते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। ये एक सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। करो, कैसे करोगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप खुद करें, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो पॉज करके देखें जरूर कैसे करेंगे आप। बेटा देखो, इस सवाल में फिर से तुम्हारे पास एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि लटक रहा है, राइट साइड पर हैंग हो रहा है, सस्पेंडेड है। और दूसरी साइड पे एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देर इज नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये लिखा हुआ है। पिछले सवाल में फ्रिक्शन थी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अच्छा, तुम्हें ये पता क्या कह रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द 2 kg मास एज द 1 kg मास हिट्स द फ्लोर हैविंग फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.5। ओके, कह रहे हैं जब ये वाला मास फ्लोर को हिट करेगा उस वक्त इस वाले मास की क्या स्पीड होगी। बेटा बहुत आसान है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना वही एक्सेलरेशन वाला गेम करो पहले ही। एक्सेलरेशन निकाल लो। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो मांगी नहीं है, आप एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं। बेटा एक्सेलरेशन आएगी तो ही तो उसकी स्पीड आएगी। मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे, देखो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले जो आता है वो करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है नीचे। और वेट आपको पता है ना क्या होता है, mg। mg, m कितना है 1, g होता है 9.81, तो वेट आ गया 9.81। और ऊपर क्या है, ऊपर टेंशन है। रिजल्टेंट निकालने के लिए अब तो आप इतना समझ ही गए होगे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस करोगे। तो F इज इक्वल टू 9.81 माइनस टी, है ना। और F की जगह क्या लिखते हो आप, F की जगह आप लिखते हो ma। ma का मतलब 1a इज इक्वल टू 9.81 माइनस टी। सर आपने ma की जगह 1a क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा मास 1 था इसलिए 1a। इसी तरह से जरा इस ऑब्जेक्ट पर आ जाओ, इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करेगा नीचे और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगी ऊपर, और टेंशन एक्ट करेगी इस साइड पर। आप बताओ जल्दी से कौन सी दो फोर्सेस एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसल आउट कर देंगी। सर फिर वही वाली बात, W और R एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स बच जाएगी, और वो फोर्स है टेंशन। तो देखो तुमने रिजल्टेंट फोर्स को डायरेक्ट टेंशन के ही बराबर कह दिया। कोई और फोर्स ही नहीं है जिसको मैं प्लस या माइनस कराऊं। तो रिजल्टेंट फोर्स पूरी की पूरी टेंशन के बराबर हो गई। अब रिजल्टेंट फोर्स बराबर किसके होता है, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है ma के। m कितना है, कितना मास है इस टेबल वाले ऑब्जेक्ट का, 2। तो ma की जगह आप लिख दो 2a इज इक्वल टू टी। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। टी 2a के बराबर है तो यहां पर क्या करो, 1a इज इक्वल टू 9.81 माइनस 2a। तुमने ये क्या हरकत की, तुमने यहां पर 1a इज इक्वल टू 9.81 माइनस 2a कर दिया, टेंशन की जगह 2a लिख दिया। अगला काम क्या करोगे जल्दी से बताओ। अगला काम ये करोगे कि यहां पर -2a यहां बुलाओगे, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 9.81, और a इज इक्वल टू 9.81 अपॉन 3। आंसर आ जाएगा, ये देखो -2a वहां चला जाएगा ना, -2a वहां जाके 3a बन जाएगा, 2a प्लस 1a। 9.81 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 9.81 डिवाइड बाई 3 होता है 3.27। तो मेरे बच्चों ये तुमने निकाल ली एक्सेलरेशन। अब बच्चा बोलता है सर आपने एक्सेलरेशन निकलवा ली, उसने एक्सेलरेशन मांगी नहीं है, उसने तो एक्सेलरेशन के बजाय फाइनल स्पीड मांगी है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो। आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे आया है। आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर नीचे आया है। अगर ये ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर नीचे आया है तो ये ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर आगे जाएगा, है ना। अगर वो 0.5 मीटर नीचे आया है तो ये टेबल वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये 0.5 मीटर आगे जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता। आप सीधा सीधा वो लगाओ, क्या लगाओ, S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप पता है क्या करो, वैल्यूज डालो, S की जगह लिखो 0.5, v नहीं पता, u 0 है,
ए है 3.27। इस पूरे को सॉल्व करके वी निकालो। वी निकालो, फाइनल आंसर बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। वी निकाल लो, क्या आ रहा है वी, देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये जो कुछ भी डिनोमिनेटर में वहां 0.5 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 3.27 इंटू 0.5। ठीक है। और फिर स्क्वायर हटाने के लिए इस पूरे का आप रूट कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो ए इज द राइट आंसर। तो बेटा फाइनल स्पीड 1.8 आ रही है, ऐसे होना था ये सवाल, मुश्किल था क्या? क्या कहते हो? इज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट? इतना आसान सवाल था। अगेन इस सवाल को करने की भी हैं शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन नहीं बताऊंगा। ठीक है। ऐसे कर लो। तुम्हें शायद ये भी लग रहा हो नहीं यार सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, अबे लंबा नहीं है यार। हाँ, यहां पर एक सवाल, इसका एक और ट्रिक भी है। अब यहां पर जैसे चैट पे मुझे पता था ये कोई पूछेगा, सर आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कर रहे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। आई नो दैट। पता है मैंने ये वाला क्यों नहीं करवाया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला? मैं चाहता तो मैं करवा सकता था। असल में मैंने बेटा अभी आपको वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वरना मैं आपको सीधा सीधा बोलता बेटा देखें ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इट इज लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो तुम लिखते mgh इज इक्वल टू हाफ mv² - u²। ठीक है। उससे फिर क्या करते, यहां पर प्रॉब्लम क्या आता पता है, आप जी में फंस जाते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। तो यहां पर ट्रिक अलग है। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है वो कौन है? वो ये वाला है। तो आप लिखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ, लेकिन जो गेन कर रहा है ना काइनेटिक एनर्जी, वो छोटा ऑब्जेक्ट भी गेन कर रहा है और बड़ा ऑब्जेक्ट भी गेन कर रहा है। ये चक्कर है यार, समझ रहे हो? जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है ना, वो एक ऑब्जेक्ट थोड़ी गेन कर रहा है, दोनों गेन कर रहा है। ये प्रॉब्लम। तो खैर मैंने कहा ना, इन 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 केसेस में मैं वो वाली टेक्निक क्यों नहीं लगवा रहा, मैं चाहूं तो मैं लगवा दूं मेरे बच्चों, मुझे मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर वही वाली बात, हर सवाल में एक अलग टेक्निक लग रही होगी, आप परेशान होते रहोगे। ये ज्यादा बेहतर है, एक आध स्टेप ज्यादा ही है ना, खैर हो गई। ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक और सवाल करवा दूं, ठीक है? ये वाला एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। भाई देखो सवाल वही है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक काम करते हैं पहले तो ये पता लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। इन्होंने लिखा हुआ है मास कैपिटल एम मूव्स डाउन द स्लोप, यानी कि ये वाला जो मास है ये नीचे आ रहा है। और अगर ये वाला मास नीचे आ रहा है तो ये जो छोटा वाला मास है ये कहाँ जा रहा होगा मेरे बच्चों? ये ऊपर जा रहा होगा। अब तुम्हें यहाँ बहुत अक्लमंदी से काम करना है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की बात करो, इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तुम करोगे क्या? ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस करोगे। तो आप मुझे बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा है? टेंशन ज्यादा है, वेट कम है। सर आपको कैसे पता टेंशन ज्यादा है और वेट कम? बेटा बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, नीचे वाली फोर्स कम होगी। तो आप एफ की जगह लिख दो ma और W की जगह लिख दो mg। देखो वही काम किया आपने। अगले स्टेप पे आओ, अगले स्टेप पे क्या करना है? यहां पर कैपिटल M, इसका वेट क्या कर रहा है बेटा? इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा W। इसके कर दोगे दो कंपोनेंट्स, ठीक है? अच्छा, कांटेक्ट फोर्स क्या कर रही है? कांटेक्ट फोर्स ऐसे ऊपर एक्ट कर रही है। आपको मैंने इंक्लाइंड सरफेसेस में बताया था, कंपोनेंट्स करना सिखाया था। ये थीटा है तो इस वजह से ही बन जाएगा W cos थीटा, और ये बन जाएगा W sin थीटा, और टेंशन आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब बताओ इनमें से कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगी? विच टू फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर? बहुत आसान है, आर और डब्ल्यू कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो बेटा डब्ल्यू कॉस थीटा और आर को उड़ा दो। एक काम करता हूं, इन्हें मिटा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ठीक है। और डब्ल्यू को भी हटा दो, कैपिटल डब्ल्यू को, ये ब्लू वाले को तो हटा दो ना, इसी के तो कंपोनेंट्स किए हमने। अब देखो मेरे पास सिर्फ दो फोर्सेस बच गई, एक बच गई डब्ल्यू साइन थीटा और एक बच गई टेंशन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इन्हें करोगे माइनस, तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस टी। सर आपको कैसे पता ये डब्ल्यू साइन थीटा माइनस टी होगा? बहुत आसान है मेरे बच्चों, बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करते हैं। तो कैपिटल एफ की जगह आ जाएगा एम ए, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस टी। अच्छा यहां पे एक बात का ख्याल रखना, इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है, तो इक्वेशन में भी कैपिटल एम इस्तेमाल करना। मैथ्स आती है तुम्हें? तुम पता है क्या करो, तुम यहां टेंशन को बनाओ सब्जेक्ट, ये माइनस एम जी वहां जाकर प्लस एम जी हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू टी। कैसा? अब ये जो टेंशन की इक्वेशन है एम ए प्लस एम जी, इसको पुट कर दो यहां, ये देखो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए प्लस एम जी। अब कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मैथ्स करो, सॉल्व करो। ए वाली टर्म्स को एक जगह ले जाओ, ये देखो एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा, ब्रैकेट खोलो, माइनस एम ए माइनस एम जी। सर अब क्या करें? अब क्या क्या स्टेप होना चाहिए हमारा? वही वाला काम करो, ये माइनस एम ए को यहां भेजो, प्लस एम ए हो जाएगा। तो कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस एम जी। लेफ्ट साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, राइट साइड पे क्या कॉमन आ रहा है? लेफ्ट साइड पे सर ए कॉमन आ गया, अंदर बच गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। राइट साइड पर सर जी कॉमन आ गया, अंदर बच गया एम साइन थीटा माइनस एम। अब सर ये जा कहाँ रहा है, हमें तो कुछ और ही निकालना था। इसने तो हमसे सवाल पूछा था विच एक्सप्रेशन मस्ट बी करेक्ट। तो सर आप कुछ और करवा रहे हैं, इसने हमसे कुछ और मांगा है। नहीं बेटा सुनो, यहां पे एक बड़े मजे की चीज देखो, कैन यू ऑल सी दिस ब्रैकेट? कैन यू ऑल सी दिस ब्रैकेट? इस ब्रैकेट में क्या है? इस इस ब्रैकेट में एम साइन थीटा माइनस एम है, एम साइन थीटा माइनस एम। अब एक बात बताओ, कौन सी वैल्यू बड़ी है? एम साइन थीटा में से एम माइनस कर रहे हो ना, इसका मतलब सीधा सीधा साफ है। सिर्फ इस ब्रैकेट को देखो, अगर तुम एम साइन थीटा में से एम माइनस कर रहे हो, उसका मतलब साफ है एम साइन थीटा बड़ा है एम से। अब पता है क्या करो, चालाकी देखो, एम को वहां डिवाइड करा दो। अब मुझे बताओ क्या आंसर लगाऊं, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। तुम्हारे सामने किया है मैंने पूरा सवाल। आंसर आ गया सी। ऐसे अब देखो, फिर मुझे पता है तुम चिढ़ रहे होगे, तुम बोलोगे यार सर इतनी लंबी करा रहे हैं। मेरे बच्चों इसमें फायदा है, मेरी मान लो। और मैं बताऊं, तीन चार तरह की केसेस हैं, ये तुमने सारे कर लिया आज पास पेपर में, जितनी भी तरह के केसेस थे ना तुमने कर ली, हो गया। लास्ट वाला पार्ट में रिपीट कर देता हूँ अरीबा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ वो जो लाल कलर का ब्रैकेट मैंने हाईलाइट किया उसको देखो, उस ब्रैकेट में क्या लिखा है? उस ब्रैकेट में लिखा है एम साइन थीटा माइनस एम। क्या लिखा है? एम साइन थीटा माइनस एम, यानी एम साइन थीटा में से एम माइनस कर रहे हो, मतलब एम साइन थीटा बड़ा है और स्मॉल एम छोटा है। तो मैंने नीचे क्या लिखा? एम साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम, और फिर साइन थीटा वहीं रहने दिया, एम नीचे भेज के डिवाइड करा दिया। कैसा? मजे का है ना? बस ये करना था। अच्छा मजे की बात, इसके साथ ही हमारी आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों। पहले तो ऑफ करते हैं।